Hello, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं 2 दिनों के बाद मीन्स आफ्टर 2 डेज जो है चैप्टर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि संसद की जो है, अगर हम विधायिका की बात कर रहे हैं, हम अ, संसद के अंगों की बात करते हैं, तो जो विधायिका है हमने उसके कार्यकारी जो कार्य थे, मीन्स अगर हम बात करते हैं विधि निर्माण यानी कि लॉ मेकिंग की, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या थे, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी जो है पढ़ी थी। मतलब हमने जाना था कि किस तरीके से कार्यपालिका और जो विधायिका है एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है, किसी भी मुद्दे पर जस्टिफिकेशन देने के लिए। और हमने सेंगोल के बारे में जाना था क्या होता है। फिर हमने इस जो सेंगोल की छड़ी है हमने ये भी जाना था कि हमारी न्यू पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष की जो सीट है उसके जिस साइड में रखी हुई है, और ये एक सिंबल है पावर ट्रांसफर का, जबकि किंग किसी दूसरे राजा को जो है अपनी पावर को सौंपता है, जिसका अर्थ यह है कि वो अब सत्ता को धर्म के राह, मतलब धर्म के हिसाब से और सत्य के हिसाब से चलाएगा। आज का हमारा टॉपिक है संसद के कार्यकारी कार्य। इस लास्ट जो टॉपिक रहा है हमारा, जो हमने कवर किया है, वो विधायिकी कार्य पढ़े थे हमने, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़े थे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। लेजिस्लेचर जो होती है वो विधायिका जिसे हम कहते हैं, वो कानून निर्माण का काम करती है। वहीं एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। मीन्स विधायिका विधेयक तैयार करती है, बिल तैयार करती है, लेकिन वो एक्ट और अधिनियम एग्जीक्यूटिव के पास आके बनता है। और एग्जीक्यूटिव में मतलब जो एग्जीक्यूटिव असेंबली होती है हमारी, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो विधान परिषद या फिर जो मंत्री परिषद, सॉरी हम हाँ मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं वो। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 5 में के पार्ट 5 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, वहां से हमारा अध्याय वन शुरू होता है। सिंपली अगर हम बात करें, हम यहाँ पे लॉ मेकिंग की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो जब लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर करती है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो कानून को लागू करने का काम है, जो अमेंडमेंट वाला काम आ जाता है, पार्ट आता है, वो हम एग्जीक्यूटिव पे छोड़ते हैं। अध्याय 2 में संसद की भूमिका और कार्य का विवरण दिया गया है। अगर सिंपली हम बात करें तो सेक्शन है हमारे पार्ट 5 में, जो सेक्शन 1 है उसमें कार्यपालिका काम कैसे करती है, शुरू कैसे, ये सारी चीजें बताई गई। और पार्ट जो सेक्शन 2 है उसका, उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, और किस तरीके से जो भी फंक्शन वो करते हैं उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, और जो कानून बनाया जाता है उसमें अगर कोई चेंजेस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका काम जो है एग्जीक्यूटिव करते हैं। और इसको हम विधायी कार्य के समान ही महत्वपूर्ण मानते हैं। मीन्स कि जिस तरीके से जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है कि कानून बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई स्कीम तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम पॉलिसीज लेकर नहीं आएंगे, जब तक हम कानून लेकर नहीं आएंगे, रूल्स नहीं बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। तो जिस तरीके से विधायी कार्य जरूरी है, उसी तरीके से कानूनों का क्रियान्वयन करना मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना और प्रवर्तन करना। उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करनी है या उसको लागू करना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मतलब अगर हम बात करें लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन, बोथ आर इक्वल
इक्वली इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। सो अगर हम बात करते हैं संघ की जो कार्यपालिका की जो संसद मत के, अगर सिंपली हम संसद की विधायी कार्यों की बात करते हैं वो भी कार्यपालिका में, तो इनके पास दोनों की की जो शक्तियाँ होती है वो अलग होती है। सिंपली जो कार्यपालिका है उसके पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, उसके पास अपनी पावर्स होती हैं, और जो विधायिका है उसके पास अपनी पावर्स होती हैं। आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विधायिका का जो काम है वो है कानून बनाने का, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करने का। और दोनों के पास ही अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो संघ की बात करी जा रही है, तो दोनों में ही मेंबर्स होते हैं, दोनों में ही एक समूह होता है जो मिल के काम करता है। तो विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। यूनियन कार्यकारी संरचना। यूनियन कार्यकारी संरचना मीन्स कि जो हमारी कार्यपालिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स उसमें कौन कौन से जो लोग हैं वो होते हैं, इस संघ में कौन से लोग होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये इसके मेंबर्स होते हैं कार्यपालिका के। तो मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों में से किया जाता है। तो जो हमारे दो सदन है संसद में, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, तो जो मंत्री परिषद बनती है हमारी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, वो इन दोनों ही हाउसेस में से जो है उनको चुना जाता है, और फिर ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मीन्स कि लोकसभा को जवाब देने के लिए तैयार होते हैं कि अगर कोई भी अ, जो लॉ है या कोई भी एक्ट है उसको, उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, या उसको दोबारा से लागू करने की बात करी जाती है, उसमें रिफॉर्म लाने की बात करी जाती है, उसमें चेंजेस की बात करी जाती है, तो यहाँ पर जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो अकाउंटेबल होती है आंसर करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो लोकसभा को जवाब देगी कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, वो अपनी क्लेरिफिकेशन रखेगी, वो अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों के पास ही अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास अपनी अलग शक्तियां और प्रधानमंत्री के पास अपनी अलग शक्तियां हैं। हमें ऐसा लगता है देखकर कि प्रधानमंत्री जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है प्रेसिडेंट से, बट दे बोथ आर पावरफुल एंड दे बोथ हैव देयर powers and rights, and they both are equally important for the nation. तो दोनों ही जो है, दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग है, दोनों की शक्तियाँ हैं, और दोनों की ही अपनी शक्तियाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पे पावरफुलनेस नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली होता है या फिर प्रेसिडेंट ज़्यादा शक्तिशाली होता है, राष्ट्रपति। बट यस, दोनों के पास अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने-अपने दायित्व हैं जो उनको पूरा करना होता है। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के पहले सिटीज़न माने जाते हैं। किसी भी देश का जो पहला नागरिक होता है वो वहाँ का राष्ट्रपति होता है, और सेकंड सिटीज़न जो होता है, सेकंड नागरिक जो होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, मीन्स कि पूरे नेशन का, पूरे राष्ट्र का जो है हेड होता है, और कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। मीन्स कि अगर हम बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो लीड करी जाती है बेसिकली, वो करी जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को रन करते हैं। बट जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस और उनके फीचर्स जानेंगे। तो जो गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर्स जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें चुनता है। और जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो भी प्रेसिडेंट चुनता है कि कौन बनेगा। अब आपके मन में एक डाउट तो ये होगा कि जब वोट लोग देते हैं, वोटिंग राइट लोगों के पास है, तो प्रेसिडेंट का यहाँ क्या रोल है। तो प्रेसिडेंट का एक सिंपल सा रोल ये है कि जब जनता
इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है सिंपली, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसकी सरकार बन जाती है। वो प्रमुख सरकार होती है, सत्ता वाली सरकार होती है हमारी। तो अब उस पार्टी में जो जीत जाती है, जो सत्ता में आ जाती है, उसमें वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा या कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन रेलवे मंत्री बनेगा, इन सभी चीज़ों की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में आती है। तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है सबसे पहले प्रधानमंत्री का इलेक्शन करता है, मीन्स कि प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करेगा। उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बाकी मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर होगा। तो प्रधानमंत्री जो है, सॉरी, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि सिलेक्शन करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ये पावर भी होती है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है किसी भी टाइम। लोकसभा को भंग कर सक और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स में जैसे राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, तो उन 250 सीट्स में जो 12 मेंबर्स होंगे जो राज्यसभा के बनेंगे, वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी जो है वो लागू करवा सकता है। और जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, जैसे कि कोई भी मतलब इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी आ गई, कोई पैंडेमिक आ गया, महामारी हो रही है, तो ऐसे में जो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो प्रधा प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। प्रेसिडेंट जब कहेगा तब इमरजेंसी को रोका जाएगा और जब कहेगा तब लगाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा रक्षा दल है उसकी भी बागडोर जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मीन्स कि अगर अ, हमारे सोल्जर्स को अटैक करना है तो उसकी परमिशन भी हमें प्रेसिडेंट से लेनी होती है। प्रेसिडेंट जो है वो सभी विधेयकों को स्वीकृति देता है, मीन्स कि जितने भी बिल पास किए जाते हैं उनको एक तरीके से ओके करता है कि हाँ, उनको स्वीकृति दे देता है, उनको एक्सेप्टेंस देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद है और जो प्राइम मिनिस्टर है, वो राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति के लिए एडवाइजरी होते हैं। फिर हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो हमारी जो प्रमुख सरकार होती है, जो सत्ता की सरकार होती है, उसको लीड कर रहे होते हैं। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें प्रधानमंत्री जो है वो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मीन्स कि जिसकी रूलिंग पार्टी है जो सत्ता के अंदर है, तो उसमें वो लीड कर रहे होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास पावर किस चीज की होती है, कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा जीती हुई पार्टी में से। और प्रधानमंत्री को लोकसभा में अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है। मीन्स कि प्रधानमंत्री कब बनता है, सिंपली अगर बात करते हैं, किसी की मेजोरिटी में पार्टी कब आती है, जब उसको 50% या 50% ज्यादा वोट मिलते हैं। तो संसद में मोस्ट ऑफ जो मिनिस्टर्स बैठते हैं वो प्रधानमंत्री की पार्टी यानी सेम पार्टी के होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है, कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, हेड होता है। तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्यों की सूची रखता है कि कौन कौन से मिनिस्टर क्या क्या काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है और एक बैलेंस बना के रखता है मंत्रालय में। और जितनी भी नीतियाँ, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको शेप ऑफ करता है। शेप ऑफ करने का मतलब क्या है, कि उस पे गौर दिया जाता है और सही तरीके से बनाई जाए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों के लिए जो है बायस ना हो, डिस्क्रिमिनेटिव ना हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट की ओर लेकर जाए। तो मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व होता है सिंपली कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं।
और प्रधानमंत्री जो होता है वो जितनी भी हमारी मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं या जो भी सिचुएशन चल रही होती है उस पर राष्ट्रपति को एडवाइस करता है। और जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, अभी हमने पढ़ा कि मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन बना के रखा है। तो हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो एजुकेशनल मिनिस्ट्री हो, सोशल वेलफेयर की हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो, इन जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में एक बैलेंस बना के रखे। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के लिए जितनी भी नीति मतलब जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको निर्धारित करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके साथ जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनका मंत्री परिषद होता है, वो सरकार को चलाते हैं और निर्णय लेते हैं। और सामूहिक रूप से ये सभी क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सभी क्या है, लोकसभा का हिस्सा होते हैं। और लोकसभा का हिस्सा होने के नाते ये जवाबदेही भी इन्हीं की होती है। और ये अधिकारी जिन्हें अक्सर प्रशासक या नौकरशाह कहा जाता है, और इन्हें ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेट मीन्स कि जो सरकार के लिए काम कर रहा हो, मीन्स जनता के लिए काम कर रहा हो। और संसद में चर्चा के लिए आने वाले अधिकांश विधेयक सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और जितने भी बिल पास किए जाते हैं, जितने भी एक्ट पास किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा ही जो है प्रेजेंट किए जाते हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन जो भी बिल पास होगा, जो भी होगा, वो रूलिंग पार्टी के थ्रू ही किया जाएगा। तो सरकारी अधिकारियों का एक समूह, जिन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, कानून और नीतियों को लागू करने में सहायता करते हैं। वैसे ये अस्थायी होते हैं क्योंकि हर 5 साल में बदल भी जाते हैं लोग। हम कह सकते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो जो हमारा पार्लियामेंट, जो संसद, जो लोकसभा की हम बात करेंगे इसकी, वहाँ पर हमारे परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों होते हैं। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो स्थायी सदस्य वो होते हैं जो एग्जाम देकर इलेक्ट किए मतलब चुने जाते हैं। एग्जाम देने के, जैसे कि यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसके थ्रू आते हैं। ये अधिकारी, जिन्हें अक्सर प्रशासक या नौकरशाह कहा जाता है, मंत्रियों के निर्देशन में काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी विभाग सुचारू रूप से कार्य करे। तो जितने भी हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उसके बाद आईएएस और आईपीएस बनते हैं, वो उन्हीं मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं और इनको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। और यही स्थायी सदस्य होते हैं क्योंकि एग्जाम देकर जाते हैं। उसके बाद है मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जा रहा है कि 1956 में क्या होता है कि रेल हादसा हो जाता है। और उस टाइम पे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे रेल मंत्री थे। अब रेल मंत्री होने के कारण इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इन्हें अब ये था कि इनकी लापरवाही की वजह से, या फिर जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी उस हादसे में, पर इन्होंने उसका दोषी अपने आप को ठहराया कि मेरी वजह से जो ये सारी चीजें हुई हैं, अगर मैं ध्यान देता है फिर पॉलिसीज और अच्छी होती तो शायद से ऐसा ना होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस्तीफा पत्र दिया जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने तो पहली बार तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर जो है अ, शास्त्री जी जो थे उन्होंने इस बात पे जोर दिया और कहा कि मेरा इस्तीफा जो है स्वीकार किया जाए। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को दोबारा से इस्तीफा दिया और उनको उस पे इस बात पे जोर दिया कि उनके इस्तीफा पत्र पे साइन कर मान लिया जाए। तो फिर अंत में यही होता है कि जो इस्तीफा है वो नेहरू जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वो रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बाकी जो संवैधानिक टिप्पणी है ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।